नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जो आपको निश्चित ही कौतूहल से भर देगी, रहस्यमयी जानकारियों के प्रति आपकी रुचि को और बढ़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले आपको थोड़ी सी भूमिका बताते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में हिमालय को अगर हटा दिया जाए तो भारत का अस्तित्व कैसा होगा? अच्छा, हिमालय वही जिसे आप जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ देखते हैं। जिस हिमालय के ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम जैसे राज्यों को बसा देखते हैं, देशों को बसा देखते हैं, वही हिमालय जिससे भारत भी पानी पीता है, तो जिससे चीन भी पानी पीता है, तो पाकिस्तान भी पानी पीता है। वही हिमालय जिसको वाटर टैंक कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस हिमालय के बर्फ पर, इस हिमालय के जो शीर्ष पर जमी हुई बर्फ है, जो ग्लेशियर्स हैं, जो कभी ना पिघलने वाले ग्लेशियर्स हैं, हमेशा जो बिल्कुल जमे हुए रहने वाले ग्लेशियर्स हैं, नीचाई पर आते हैं तो उनमें से कुछ बर्फ समय परिवर्तित होने पर बर्फ पिघलने लगती है, तो लगता है कि हमारी नदियों में पानी आ जाएगा। तो जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, फिर चाहे उसमें गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, इंडस हो, ये सारी के सारी रिवर्स वो हैं जो हिमालय से पानी पाती हैं, वहां की बर्फ से पानी पाती हैं, पिघलने से पानी आता है। अब पानी पानी क्यों कर रहे हो? अरे भाई, मैं तो असल में बर्फ की तरफ आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, क्योंकि आज की कहानी एक हिम मानव के ऊपर है, नाम है जिसका यति। चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ तथ्यों को और जान लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिस बारे में आज मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, जिस यति के बारे में आज की किस्से कहानी कहने जा रहा हूं, उस पर ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सा और हिमालय की मिस्ट्रीज को जान लेते हैं। आपको मालूम है, हिमालय के पार ट्रांस हिमालय में जास्कर, लद्दाख, कैलाश, ये जो श्रेणियां हैं, इनमें से एक कैलाश श्रेणी है। आपने मेरे कई वीडियोस उस पर सुने हैं जिनमें मैंने आपको बताया है कि कैलाश की टॉप पर कोई नहीं जा सकता है। पता नहीं, कैलाश की श्रेणी एवरेस्ट से नीची है, फिर भी कोई नहीं जा पाता है। रहस्य अभी तक अनसुलझा है। ऐसे ही साथियों, हिमालय के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ज्ञानगंज। कहते हैं कि इस जगह को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कहते हैं सप्त चिरंजीवी यहां पर रहते हैं। यानी कि रहस्य के मामले में हिमालय केवल पानी ही नहीं पिला रहा है, चार धामों को अपने साथ लेकर नहीं बैठा है, बल्कि आप कैलाश की बात करें या ज्ञानगंज की बात करें, बड़ी ही रहस्यमयी जगह हैं जो यहां पर स्थित हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी चीज है जिसके बारे में आज चर्चा कर रहा हूं, हिम मानव या फिर हिम मानुष यति। जी हां साथियों, जब नाम मानव है और आगे हिम जुड़ा है तो बर्फ से बना हुआ कुछ आदमी होगा। अंग्रेजी में जिसे आप स्नोमैन कह सकते हैं। कई बार फिल्मों में देखा होगा, कुछ लोग जब घूमने जाते हैं हिमालयन क्षेत्रों में या बर्फ में जाकर के, तो हिम मानव की मूर्ति बनाते हैं, बर्फ को इकट्ठा करके गोला गोला बनाते हैं। कुछ वैसा ही आज के सेशन में हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि यह हिम मानव जिंदा प्राणी है। यह हिम मानव इंसान की तरह ही दिखने वाला प्राणी है। और तो और, जब इन बातों को रहस्य के साथ सुना और समझा जाता है, और उस समय भारतीय सेना की तरफ से यह कह दिया जाए कि उन्होंने कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स देखे हैं जो एक साधारण मनुष्य से तो मिलते जुलते नहीं लगते, तो इस बात में वेटेज और बढ़ जाता है। भारतीय सेना के साथ साथ कुछ विदेशी सैलानी आए, पर्वतारोही आए और आकर कह जाएं कि हमने तो कुछ ऐसा देखा है, हमने तो कुछ ऐसी तस्वीरें देखी हैं, हम ऐसे कुछ फुटप्रिंट्स देखे हैं जो सामान्य मानव से ऊपर के हैं, तो जानने का, इस बात को, इस रहस्य को समझने का मन में भाव और ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन में बिना किसी देरी के डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरे हिम मानव के बारे में। साथियों, असल में नेपाल और तिब्बत के क्षेत्रों में यति, जिसे मैंने हिम मानव कहा, इससे जुड़ी हुई कहानियां पहले से ही मौजूद थी। इन कहानी कथाओं से प्रेरित होकर के हिमालय में यति के अस्तित्व को खोजने के लिए स्थानीय लोगों के बीच में काफी बार चर्चाएं हुई हैं, और जब कहानियां किंवदंतियों के रूप में चलती हैं तो मन करता है कि इन्हें जाकर एक बार जांच लिया जाए। अब स्थानीय लोक कथाओं में तो चल रहा है कि कोई हिम मानव है, पहाड़ पर रहता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि नेपाल है, चीन है, तिब्बत है, ये सब वो क्षेत्र हैं जो कि हिमालय के साथ बसे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लोगों के बीच में तो ये क्यूरोसिटी का पार्ट था। लेकिन 1832 में पहली बार ऐसा हुआ कि यति को लेकर के कोई बाहरी व्यक्ति, यानी कोई आउटसाइडर व्यक्ति ऐसा था जिसे यति के बारे में जानने का और उसे डॉक्यूमेंटेड करने का मौका मिला। जी हां साथियों, भारत के
के अंदर एक पर्वतारोही हुए जिनका नाम है B.H. होजसन। B.H. होजसन जो बंगाल के अंदर एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में लिखा करते थे, उन्होंने जनरल के माध्यम से लिखा कि उन्होंने यति को देखा है। उन्होंने एक विशालकाय प्राणी हिमालय में देखा है और वो विशालकाय प्राणी मानो या ना मानो यति हो सकता है। अब एक अंग्रेज भारत में हिमालय के लेकर के कहानियों को अगर एविडेंस के रूप में किताब में लिख दे रहा है तो लोगों के अंदर जिज्ञासा तो बढ़ना शुरू हो गई। साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी यहां पर पोस्ट कर दी गई। ये तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। एक तस्वीर जिसे आप देख सकते हैं कि बर्फ खोदने की जो कुदाल होती है उससे बड़ा पंजा दिखाई दे रहा है। ये चर्चाएं लोगों के बीच में अब तक जो किंवदंतियों में थी, अब वो किताबों में आ गई थी। तस्वीर 1951 की है जिसे इंग्लिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने अपने अन्य साथी डॉक्टर माइकल के साथ खींच लिया था। जिस जगह इस तस्वीर को खींचा गया था उस जगह का नाम था मैन लंग बेसिन, जो कि 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। एरिक शिप्टन ने अपने अन्य साथी के साथ जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंबी कतार में कुछ पैरों के निशान दिख रहे हैं जो सामान्य पैरों के निशान से काफी बड़े हैं। उन्होंने इन पैरों के निशानों को देखकर यति के अस्तित्व से जोड़ दिया। यार सुना तो था, पहले भी एक अंग्रेज था जो कह के गया है, किताब में लिख कर गया है कि ऐसे यति होता है। नेपाल तिब्बत में कहानी चलती है कि यति होता है। तो ये जो बड़े पैर मुझे दिखाई दे रहे हैं और लगातार चलते हुए आगे जा रहे हैं, मानो ना मानो ये यति ही होगा, क्योंकि उस समय बहुत से पर्वतारोही ऐसे थे जो यति को देखने के लिए ही हिमालय के क्षेत्रों में जाया करते थे। इन पैरों के निशानों की फोटो के सामने आते ही यति के अस्तित्व को लेकर के शिप्टन ने कुछ चीजें सामने रखी। उनमें से पैरों के निशान पहली बात तो बहुत बड़े थे, तो इन्हें मनुष्य के पैरों के निशान कहना बिल्कुल गलत था। दूसरा यह कि ये जिस जगह पर पैरों के निशान मिले थे वहां पर 2 पैर से चलते हुए ही निशान मिले थे, यानी कि यदि यति है तो वो 2 पैरों पर चलता है, यानी कि ये कोई जानवर नहीं हो सकता, चौपाया नहीं हो सकता। और तीसरी बात, ये नंगे पैरों के निशान थे। भाई बूट के निशान होते तो वो देखकर पता चल जाते हैं, क्योंकि पर्वतारोही बर्फ में जाएंगे तो बड़े बूट पहनकर जाएंगे, लेकिन ये नंगे पैर के निशान थे। अब इतने बड़े पैर के निशान अगर हैं तो इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए तो ये मान लिया जाए कि हो सकता है कि कोई आदमी नंगे पैर ही इतनी ठंड में चल दिया हो। लेकिन यार ये बात सुनने में बड़ी अचरज की लगती है कि क्या कोई व्यक्ति नंगे पैर बर्फ में चल भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस बात को मानने का लोगों ने प्रयास किया कि हो सकता है साहब इन्होंने जो फोटो खींची है वो सही हो। और चूंकि विदेशी लोग भी अब ये बात मानने लगे हैं तो कहानी में लोगों की उत्सुकता और बढ़ने लग गई। एरिक शिप्टन ने जो 1951 में तस्वीरें खींची उससे बड़ी संख्या में सैलानी हिमालय घूमने आने शुरू हुए। बोले भाई मानो ना मानो यति है, हमें नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो बर्फ के अंदर बर्फ जैसा दिखता है, और बर्फ में यदि समझो एक इंसान को बर्फ से ढक दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा, वो वैसा दिखता है, इसलिए हम नहीं पहचान पा रहे। अब ये जब इतनी सारी घटनाएं होने लगी तो कुछ लोग नेपाल और तिब्बत के लोगों के पास भी जाकर पूछने लगे कि भैया बताओ, क्या आपके पास भी कोई जानकारी है वाकई में कि ये होता है कि नहीं होता है। तो भाई नेपाल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों पर लोगों को सैलानी के रूप में घुमाने ले जाते हैं, शेरपा कहलाते हैं, कि साहब जब कोई पर्वतारोही एवरेस्ट पर जाएगा तो वो साथ लेकर जाएंगे कि चलिए। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल, हमारे यहाँ तो लंबे समय से लोक कथाएं हैं। ये आप लोग जो एरिक शिप्टन की कहानी देख रहे हैं या देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमने बहुत पहले सुनी है। बोले कब? तो बोले नेपाल में शेरपा हुआ करते थे। 12,000 फीट की ऊंचाई पर वो शेरपा ने अपने यहाँ की पौराणिक कथाओं में ये बताया था कि यति होते हैं। और बोले पहले ये मनुष्यों के साथ ही रहा करते थे। मनुष्य और यति आपस में झगड़े किया करते थे। यति के शरीर पर लंबे बाल हुआ करते थे, इंसान की तरह ही 2 पैरों पर चला करते थे और विशालकाय होते थे। इसका मतलब जो एरिक शिप्टन की तस्वीरों में पैर दिखाई दिए हैं वो गलत नहीं है। बोले ये तो हमारी लोक कथाओं में है, हमारी पौराणिक कथाओं में है। यानी कि एक प्रकार से तो एरिक शिप्टन अपनी कथाओं में बता रहे हैं, उधर से नेपाल के शेरपा भी ये बात बता दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब पौराणिक कथाओं का रिलेशन पिक्चरों के साथ में होना शुरू हुआ। पर बोले यति जो हैं वो इंसानों के समुदाय पर काफी हिंसक हुआ करते थे, और ऐसी स्थिति में यति और इंसानों के बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में शेरपा ने बताया कि ये जो घृणित हिम मानव थे, इन्हें लोगों ने अपने यहां से हमला करके भगा दिया और ये यहां से भाग करके पहाड़ पर जाकर रहने लग गए।
और हिमालय की चोटियों पर ही फिर इन्होंने अपना घर बना लिया, क्योंकि ये हमारे ऊपर हमला करते थे तो लोगों को यहां से उठाकर ले जाते थे। ऐसी स्थिति में ये जाकर टॉप पर ही रहने लग गए और अब ये वापस नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसा सीख गए थे कि ये मानव से मानव को लड़ाते थे, जमीन पर रहने वाले लोगों को आपस में लड़ाते थे। जब शेरपा सब एक हो गए कि ये हिम मानव हमें लड़ाने आता है, हम जब इस नीति को समझ गए तो हमने उन यतियों को वापस नीचे आने ही नहीं दिया। ऐसी स्थिति में शेरपा जमीन पर रहने लगे, यानी कि ग्राउंड पे जहां पर बर्फ थोड़ी कम है, और यति ऊपर रहने लगे। ये कहानी भी सही से रहने लगी। एक तरह से यह कहा जाए कि शेरपाओं और यतियों के बीच में संघर्ष था। यह बात बड़ी सेलेबल थी, यानी कि इसको काफी अच्छे से बेचा जा सकता था। अब बात आती है 1951 की। यहां पर क्या होता है साहब कि यति से संबंधित जब ये तस्वीरें दुनिया भर में आ रही थी, दुनिया भर के बहुत सारे ट्रैकिंग करने के लिए लोग यहां आ रहे थे। लोग तरह तरह से दावा कर रहे थे कि उन्होंने यति की उंगली देख ली, कोई कह रहा था यति की खोपड़ी देख ली, कोई कह रहा था कि उसने तो यति ही देख लिया। लोगों ने साहब किस्से कहानियां बनाना शुरू कर दिया। यानी कि जब एरिक शिम्पटन अपनी फोटो दिखा रहे हैं, उसके बाद के दौर में तो लोगों ने प्रॉपर तरीके से कहना शुरू कर दिया यति देख लिया साहब। अब साहब रहा सहा तड़का इसमें भारतीय सेना ने 2019 में लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा कर दिया कि नेपाल तिब्बत चीन बॉर्डर पर उन्हें 5,500 मीटर की ऊंचाई पर मकालू बेस कैंप के पास एक रहस्यमय यति के पांव दिखे हैं, जो 32 इंच लंबे हैं और 15 इंच चौड़े हैं। भारतीय सेना की यति से जुड़ी इस जानकारी इसके मिलते ही भाई साहब लोगों ने इस जानकारी को कई बार कहा कि यह भ्रामक है, कुछ ने मजाकिया कहा और कुछ ने कहा कि सेना तो रहती बर्फ में है, हो सकता है उन्होंने देख लिया हो। 2019 में यह कहानी और ज्यादा अपने सत्यता के प्रमाण के लिए अग्रसित होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि भाई कोई व्यक्ति इस पर कभी कोई शोध किया भी है कि नहीं किया है, क्या इसके बारे में कोई वैज्ञानिक मत है कि यह बस यही चला आ रहा है कि एरिक शिप्टन ने फोटो डाल दी थी, लोग कह रहे हैं कि बस यही सही है। अब भाई साहब इस चीज के अंदर एक व्यक्ति निकल कर आते हैं जिन्होंने 1999 में अल्पाइन जनरल के नाम से एक रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा द यति फुटप्रिंट मिथ एंड रियलिटी। नाम था इनका माइकल वर्ड। इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा, अब आप कहेंगे कि 2019 में सेना ने बताया, लेकिन माइकल वर्ड तो 1999 में ही बात बता चुके थे। अरे बता चुके थे, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा था कि वो क्या बता चुके हैं। सेना ने जैसे ये बात करी तो लोगों ने कहा कि क्या कोई रिसर्च किया है, तो खोज के निकाल, बोले हाँ, बोले 1999 में हो रखी है। तो माइकल वर्ड ने अपने बारे में बताया, मतलब उन्होंने इन पैरों के निशान के बारे में बताया कि बोले भाई तुम में से किसी ने आज तक कंप्लीट यति को नहीं देखा है, बस मन में एक पिक्चर बनाई हुई है कि एक आदम कद इंसान है, इंसान से बड़ा है, बर्फ में रहता है, स्नो से ढका रहता है, बड़े पैर हैं, बस पैर के अलावा किसी के पास कोई प्रमाण नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो यह भी संभव है कि एक व्यक्ति जिसके पैर के आकार असामान्य हो और वो बर्फ पे से निकल रहा हो, उसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की। असामान्य आकार के पैर वाले व्यक्ति भी तो होते हैं, हो सकता है वहां पर कोई हो। पर अब इस बात के साथ फिर एक तर्क बना, और तर्क ये था भाई साहब मान लिया पैर बड़े हैं, लेकिन ये बताओ नंगे पैर बर्फ पर कौन घूम सकता है? हैं? वहां जो पैर के निशान मिले हैं वो बिना चप्पल जूते पहने हुए निशान हैं, तो आप मान लिए कि बड़े पैर का कोई आदमी घूम रहा होगा, मान लिया। विकृति हो सकती है कि कोई व्यक्ति होगा, इंसान ही होगा, बड़े पैर का होगा, घूम रहा होगा। लेकिन एक बात बताइए, ऐसी स्थिति में माइकल वर्ड साहब पैर कोई नंगे पैर कैसे घूम सकता है, इसके बारे में जवाब दो। तो उन्होंने अपने बारे में तर्क देते हुए कहा 1960-65 के दौर में हिमालय के अंदर जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे तो एक नेपाली यात्री था मान बहादुर, उसके साथ कुछ लोग ऐसे मिले थे जो 14 दिन तक 15,000 फीट की ऊंचाई पर नंगे पैर ही पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे। ना उन्होंने जूते पहने थे, ना उन्होंने ग्लव्स पहने थे, और ठंड के अंदर बर्फीली पहाड़ियों के अंदर वो चल रहे थे। अब ये बात सुनने के लिए तो फिर से फलाने ने देखा था, उसने कहा था, वैसी वाली कहानी हो गई। लेकिन इस बात पर उन्होंने एक मोहर लगाने का प्रयास किया कि वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बीमारी हो जाए तो व्यक्ति के पैर बड़े हो सकते हैं, नंबर एक, और पैर बड़े हों और वो नंगे पैर चले तो लोगों की कई बार ऐसी आस्था होती है कि वो नंगे पैर चल पड़ते हैं। हो सकता है कोई आस्था में कोई व्यक्ति चल दिया हो। माइकल वर्ड के द्वारा की गई इस रिसर्च से थोड़ा सा शिप्टन की बात पर गलत करने का प्रयास तो हुआ, लेकिन मजा नहीं आया। फिर इसी बीच में एक और व्यक्ति निकल कर आते हैं जिनका नाम था डैनियल टेलर। उन्होंने कहा कि मैंने 60 साल तक हिमालय क्षेत्र के अंदर खोज की है, मुझे यति कहीं नहीं मिला। इसी कारण से उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था द इकोलॉजी ऑफ मिस्ट्री, रहस्य की इकोलॉजी। उन्होंने कहा यति के बारे में कि यह जीव बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसके बारे में कहा और सुना जाता है। जिन पैरों के निशान के बारे में अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है, असल में हिमालय क्षेत्र में रहने वाला एक बड़ा भालू है।
उसके पैरों के निशान हैं बोले वो। और भालू नंगे पैर भी चलेगा, वो चप्पल जूते थोड़ी पहनेगा। तो बोले साहब इतना बड़ा पैर भालू का कैसा हो गया? तो बोले भालू के केस में क्या होता है कि जो मादा भालू है ना, वो जब चलती है तो बच्चे उसके पथ का अनुसरण करते हैं और वो उन्हीं जगह पर पैर रखते हैं जहां उनकी मां ने पैर रखे हैं। भालुओं में ये नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होती है जो बर्फ पर रहते हैं। बोले ऐसा क्यों? ऐसा आप भी जान सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह मतलब ऐसा हो सकता है कि हिमस्खलन जैसी घटनाएं हो जाएं, बर्फ खिसकने की घटनाएं हो जाएं, और भालू इस बात को बहुत अच्छे से अपने बच्चों को सिखाता है कि भाई अब मैं जहां पैर रख रहा हूं वो सेफ है, तुम इसी पैर पर चलते आओ। तो बोले हो सकता है कि कोई मादा भालू वहां से निकल रही हो, उसके पीछे पीछे उसकी संतानें भी चलती हों, और चलते चलते वो उसी जगह जब पैर रखते हुए चले हैं मादा भालू के पीछे उसके बच्चे, तो वो पैर तुलनात्मक रूप से बड़े भी होंगे और दाएं बाएं पड़ने से चौड़े भी होंगे। तो बोले साहब भालू तो लेकिन 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे रख के चलता है, फिर? तो बोले भालू 2 पैर पर भी चलता है, और यकीन ना हो तो ये तो कर्तव्य अपन में से भी बहुत लोगों ने देखा है। गांव में अगर आप रहे होंगे, नहीं भी रहे हो तो गूगल कर लीजिएगा, भालू 2 पैर पर आराम से चल लेता है, इंसान को मारने तक के लिए भागता है भाई। तो बोले ऐसी स्थिति में, और हिमालयन क्षेत्र में भालू पाए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो बड़ा भालू हो सकता है। और रही इसकी बात कि 2019 में भारतीय सेना की पोस्ट के अंदर तस्वीरों के अंदर ये बात कही गई, तो ऐसी स्थिति में बोले एक असामान्य आकार के पैर मिलना किसी पहाड़ पर रहने वाले भालू या किसी बड़े जीव के पैर हो सकते हैं, और यह सामान्य घटना है, इसे कोई बहुत बड़ी घटना नहीं कंसीडर किया जाए। अब लोगों ने कहा कि ठीक है साहब, लेकिन साहब फिर एक बात बताओ, हिमालयन के अंदर जो नेपाल और तिब्बत के अंदर लोग रहते हैं वो कैसी ऐसी बातें कर लेते हैं, वो माइथोलॉजी में ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए बात ऐसी है, शेरपा समुदाय भी अपने बच्चों को तो समझाएगा ना कि भाई पहाड़ पर मत जाना, बर्फ है, बीमार हो जाओगे, डर जाओगे। तो भाई ऐसी कुछ कहानियां सुना दी जाएं, जैसे अपने इंडियन माइथोलॉजी में विक्रम बेताल की कहानी खूब सुनाई जाती है। विक्रम बेताल की कहानी सुना करके आपको अच्छा और बुरा इसका एहसास कराया जाता है। तो बोले उन्होंने भी एक हिम के अंदर हिम मानुष की और यति की कहानी सुना दी, ताकि कोई जल्दबाजी में कोई जिद ना करे, बच्चों के अंदर एक भय बिठाने के लिए काल्पनिक कथा सुना दी। तो बोले एक माइथोलॉजिकल कथा हो सकती है, जैसे कि विक्रम बेताल जैसी कथाएं हैं। और रही बात इस चीज की कि कुछ लोग ऐसे कलाकार भी मिले थे जो कह रहे थे मुझे उंगली मिली है, मुझे खोपड़ी मिली है। तो बोले उन खोपड़ी और उंगली मिलने वालों के जब वो सैंपल कलेक्ट किए गए और डीएनए टेस्ट किया गया, तो बोले वहां पर कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस पूरी कहानी को सुन करके मन में एक भाव तो उत्पन्न होता ही है, और वो ये है कि यार कुछ तो हो सकता है। माना कि चलो भालू है, भालू की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसा भालू भी कैसा होगा ये जानने के लिए बहुत बड़ी जिज्ञासा मन में रहती है। और आपको पता है, जब इंसान के अंदर जिज्ञासा होती है ना, वो उसे खोजने के लिए टूर जरूर करता है। वो सोचता है कि भले ही इन्हें ना दिखा हो, मुझे दिख सकता है। मैं इसके बारे में आपको बहुत से प्रमाण दे सकता हूं। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर मेरे ही शहर के नजदीक अजबगढ़ भानगढ़ नाम से एक जगह है, जिसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोर्ड लगा रखा है, हॉन्टेड साइट, यानी कि डरावनी जगह। और बड़े सारे लोग वहां की कहानियां और किस्से अंदर जाकर कहते हैं और सुनाते हैं। केवल एक बोर्ड लगने से वहां का जो टूरिज्म चलता है वो नेक्स्ट लेवल है। एक खंडर सा महल है, दुनिया भर के लोग देखने आते हैं, और कोई भी इस क्लेम से इनकार नहीं करता कि यह डरावनी जगह नहीं है। लोग देखने आते हैं कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा है कि डरावनी है, तो कुछ तो होगा। और साथियों, इस कुछ तो होगा में जो जिज्ञासाएं बनती हैं वो आपको वहां जाकर के देखने की बनती हैं। और टूरिज्म के लिए यति का होना, लोगों का उनको खोजने निकलना, पर्वतारोहियों के अंदर एक अलाही थ्रिल भरता है कि यार जाएंगे और यति हमें मिलेगा। उसके आधार पर वो बर्फ के सुनसान पहाड़ों पर दूर दूर तक यति को खोजते हुए और अपने पर्वतारोहण के आनंद लेते हैं। अब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं कि ये स्नोमैन की कहानी इंडिया में ही चर्चित नहीं है। दुनिया भर के देश, अमेरिका, स्कॉटलैंड, ऐसे तमाम देश हैं जो ये स्नोमैन की कहानी कहते और सुनते आए हैं। ऐसी कहानियों में आपका यदि यकीन है तो आप भी चले जाइए हिमालय पर और खोजिए हिम मानव को, और आकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने भी कुछ वैसा खोज लिया है। बाकी फिलहाल के लिए मेरे पास जो तर्क और वितर्क की शक्ति थी, उसके आधार पर, प्रमाण के आधार पर केवल मैं इतना ही कह सकता हूं कि हिम मानव ये केवल एक कल्पना है, और इस कल्पना के साथ साथ रहस्य वहां के टूरिज्म को और हिमालय की कहानियों को बहुत बढ़ाता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही रहस्यमय कहानियां अगर और सुनना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जाहिर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।